तो सामने स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इसका कलर चेंज कर दूं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है। देखिए आपकी लैंग्वेज के अंदर कोई भी लैंग्वेज आपने ली हो, दो चीजें पूछी जाती है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखा जाता है, वो होती है आपकी भाषा अर्जन। जब किसी भाषा को कैसे सीखा जाता है, प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, बिना किसी संसाधनों के। कैसे? बिना संसाधनों के जब किसी भाषा को सीखा जाता है तो वो होती है आपकी भाषा अर्जन। अब देखिए कैसे होती है वो। जैसे मान लीजिए जो हमारी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, मेरी मातृभाषा क्या है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। क्या हिंदी सीखने के लिए मुझे किसी संसाधन की जरूरत पड़ी, मतलब किसी टीचर की, बुक की या नियम की, व्याकरण की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। जब मैं छोटा सा था या जब आप लोग छोटे से थे, तो जब हम छोटे से थे तो हमारे परिवार में जो भाषा बोली जाती थी, उस भाषा को हमने क्या काम करा, उस भाषा का हमने अनुकरण करा। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेशन। उस भाषा का हमने अनुकरण करा और अनुकरण करके उस भाषा को सीख गए। अब मेरी मातृभाषा हिंदी है, अगर मान लीजिए मैं दूसरी भाषा बोलता, कुछ और बोलता, तमिल बोलता, कुछ और बोलता, इसका मतलब मेरे परिवार में वो भाषा बोली जाती थी। तो जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है बिना किसी संसाधन के, तो वो होती है आपकी भाषा अर्जन। और जब किसी भाषा को सीखने के लिए आपको संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जब किसी भाषा को सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो वो होती है भाषा अधिगम। ठीक है, अब देखिए भाषा अर्जन में मेरी मातृभाषा मुझे आ गई, जो मैं प्राकृतिक रूप से अपनी फैमिली में अनुकरण करके सीख गया। अब मान लीजिए मुझे दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए मुझे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या संसाधन चाहिए भाई? मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझे इंग्लिश सिखा सके, मुझे एक इंग्लिश की बुक भी चाहिए, मुझे इंग्लिश की ग्रामर यानी इसके नियम पता होने चाहिए। तो इन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी मुझे भाषा सीखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होती है। जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है बिना किसी संसाधन के, भाषा अर्जन, और जिसमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है वो होता है भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन बच्चा अपने परिवार से ही सीखना शुरू कर देता है, अपने परिवार से सीखना शुरू कर देता है। इसको कह सकते हैं आप लोग, जो हमारी मातृभाषा होती है वो भाषा अर्जन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस आपका एग्जांपल है। ये बच्चा परिवार से सीखना शुरू कर देता है, और भाषा अधिगम बच्चा स्कूल से सीखना शुरू करता है। ठीक है, कहां से सीखना शुरू करता है? स्कूल से सीखना शुरू करता है। अब देखिए काफी बार सीटेट के अंदर सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट रहता था ये, कि जो भाषा अर्जन होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन क्या होती है? सहज और स्वाभाविक होती है और सरल होती है। सरल ही तो है भाषा अर्जन। जैसे हमने जो अपनी मातृभाषा सीखी बिना किसी दिक्कत के हम लोग सीख गए, तो सहज और सरल हो गई ना। लेकिन जो भाषा अधिगम होती है ये आपकी जटिल होती है, ये आपकी जटिल होती है, कठिन होती है। अगर मैं आपको कहूं चलो चाइनीज भाषा सीखो, चलो फ्रेंच भाषा सीखो, तो आपको दूसरी भाषा सीखने में जरूर कठिनाई फेस होगी, तो इसलिए इसको जटिल माना गया है। तो फ्रेंड्स ये पूरा कंसेप्ट है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का। आई होप आप लोग इसको पूरे को समझ गए होंगे। जितनी बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो चीजें मैंने आपको बताई है यही से बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे इसका आंसर तो मैंने बताया नहीं, अगले पर चल दिया। ठीक है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आप लोग समझ गए। अब देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं कि भाषा अर्जन का क्या अर्थ है? किसी भाषा के व्याकरण के नियम सीखना। अगर व्याकरण के नियम सीख रहे हैं तो वो भाषा अधिगम है, ना कि भाषा अर्जन है। तो पहला ऑप्शन होने सर आपका किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, यह बिल्कुल सही है। अनौपचारिक परिवेश में, जहां पर औपचारिक रूप से नहीं सीखा जाता, अनौपचारिक रूप से सीखा जाता है, जैसे हम अपने परिवार के अंदर सीख गए और अनजाने में ही सीख जाते हैं, तो यह होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। ठीक है, और किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में शायद सीखना, यह भाषा अधिगम है। भाषा के बारे में सीखना, यह भी भाषा अधिगम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। चीजों को थोड़ा डिटेल में इस तरीके से समझिए, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है, आपको बताना है। कम से कम 6 से लेकर 8 नंबर तक आपके एग्जाम में भाषा से क्वेश्चन आने हैं, तो भाषा के विषय में बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी नेगेटिव बताना है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये तो सही बात है, पॉजिटिव है। हर भाषा की लिपि होती है। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा की या बात करूं आपकी संस्कृत भाषा की, तो इनकी भाई अपनी लिपि है। क्या कौन सी लिपि है इनकी? तो इनकी लिपि आपकी देवनागरी लिपि है।
कौन सी लिपि है? आपकी देवनागरी लिपि है। इसी तरीके से इंग्लिश भाषा की कौन सी लिपि है? आपकी रोमन है आपकी। उसी तरीके से पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये अभी बताओ कमेंट बॉक्स में, उर्दू या अरबी की लिपि कौन सी है? उर्दू और अरबी की लिपि मुझे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में, जब पेपर ऑफलाइन होता था, कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि क्या होता है? जो भी हम बोल रहे हैं, इसको बोलने के लिए जो भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो सब अपना लिपि के अंदर आते हैं। तो हर भाषा की एक लिपि है, बिना लिपि के भाषा को नहीं सीखा जा सकता। तो प्रत्येक भाषा की लिपि है, पॉजिटिव हो गया। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये गलत है। और क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। हर भाषा का अपना एक ग्रामर है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, बिल्कुल सही बात है। यानी पहले भाषा जो सीखी जाती है वो मौखिक सीखी जाती है। जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले रोना शुरू कर देता है, रोने के माध्यम से अपने विचार बताता है, फिर तुतलाकर बोलना शुरू करता है, और फिर धारा प्रवाह में अच्छी तरीके से बोलना शुरू कर देता है, जैसे मैं बोल रहा हूं। तो सबसे पहली बोलने की चीज जो होती है वो होती है मौखिक रूप से होती है। लिखना पढ़ना ये सब चीज बाद की बात होती है, ठीक है। तो आंसर सेकंड इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट के एग्जाम में ऑनलाइन पूछा गया और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वरना आज से पहले नहीं पूछा जाता था, ठीक है। तो मैंने कहा ना, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बदल दिया है एग्जामिनर ने, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा है इन 4 ऑप्शन में से। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषा को शामिल किया गया है। अब जितनी भी 22 भाषाएं, उनको जरूर याद कर लेना। उनमें से कोई ना कोई एक आपको पूछ ली जाती है, या 3 सही दे देगा और एक आपको गलत दे देगा। तो 22 भाषा आपको पता होनी चाहिए। हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, पंजाबी हो गई, असमिया हो गई, गुजराती हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, बोडो हो गई। इस तरीके से आपकी सारी 22 भाषाएं, ठीक है। तो इसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी 22 भाषा शामिल है? अवधी नहीं, नागपुरी नहीं, बोडो होती है आपकी। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो 22 भाषा को याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये देखिए। एक क्वेश्चन आपका भाषा कौशल से संबंधित आता है, जो भाषा के कौशल होते हैं। इसने पूछा भाषा के ग्राह्य कौशल, यानी जो गणनात्मक कौशल होते हैं वो कौन से होते हैं। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं आपको चीजें बता देता हूं, ठीक। देखिए, जो भाषा के जो कौशल होते हैं, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। एक होता है सुनना, एक होता है बोलना, एक होता है आपका पढ़ना, एक होता है आपका लिखना। वैसे एक चिंतन कौशल भी होता है, लेकिन वो एग्जाम में इतना नहीं आता। हमें 4 पर फोकस रखना है। ये भाषा के कौशल है, जिसके माध्यम से हम अपने भाषा के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल से मेरी बात समझना। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी पढ़ाते टाइम मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो मैं अभिव्यक्त कैसे कर रहा हूं? मैं अभिव्यक्त एक तो बोलकर कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? एक तो बोलकर कर रहा हूं, और दूसरा लिखकर कर रहा हूं। यही 2 चीजों के माध्यम से तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो बोलना और लिखना हमारे होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये कौन से कौशल होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है बोलकर और लिखकर। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अपने विचारों को जो अभिव्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने, तो आप लोग ग्रहण कर रहे हो। तो ग्रहण आप लोग कैसे कर रहे हो? एक तो मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप लोगों ने मोबाइल फोन ऐसे लगाया हुआ है, किसी ने ईयरफोन लगाया होगा कान में, किसी ने मोबाइल फोन लगाया हुआ है। तो एक तो मेरी आवाज को सुन रहे हो आप लोग, और दूसरा जो मैं लिख रहा हूं सामने स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ रहे हो। तो ये होते हैं आपके गणनात्मक कौशल, जिनको आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, यानी सुनकर और पढ़कर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना, और गणनात्मक कौशल आपका सुनना और पढ़ना हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे इन चारों कौशल के बारे में। इन्हीं चारों क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन याद आता है कि बोलना कौशल, यानी जो वाचन कौशल होता है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। तो चारों कौशल के बारे में आप लोग समझ गए। इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। मतलब एक खासियत ये रहती है सीटेट के एग्जाम में, मान लीजिए कोई भाषा के अंदर जो भी टॉपिक आ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है या हिंदी में मातृभाषा आ रही है, तो यही सेम टॉपिक आपका दूसरी भाषा के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो किन्हें गणनात्मक कौशल कहते हैं समझिए आप लोग? बोलने को और लिखने को कहते हैं, वाचन को और लेखन को कहते हैं। वाचन मतलब बोलना और लिखना, ठीक। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है आपका व्याकरण अनुवाद विधि। ये सीटेट वालों की बड़ी फेवरेट रही इस बार लैंग्वेज के अंदर।
इससे पहले सीटेट वालों की फेवरेट रहती थी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जिसमें किसी भाषा को डायरेक्ट सीखा जाता है बिना किसी मातृभाषा की मध्यस्थता के लिए। जैसे मान लो मुझे कोई भी भाषा सीखनी है, मान लो इंग्लिश सीखनी है, तो अंग्रेजों के साथ रहना शुरू कर दूंगा मैं। अब अंग्रेजों को खुद मेरी भाषा मातृभाषा हिंदी नहीं आती, तो मातृभाषा की मध्यस्थता की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। जब किसी भाषा को डायरेक्ट सीख लेते तो होती आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि को खाली व्याकरण अनुवाद विधि, ये बहुत बार आई आपके एग्जाम के अंदर, खासकर लैंग्वेज के अंदर। और व्याकरण विधि क्या होती है, व्याकरण अनुवाद विधि, इसके नाम से पता चल रहा है जब किसी भाषा का जो व्याकरण होता है उससे पहले सिखाया जाता है। जब कोई भी दूसरी भाषा होती है उसका जो व्याकरण होता है वो पहले सिखाया जाता है, तो वो व्याकरण अनुवाद विधि होती है। मान लो जब मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे, उस भाषा का पहले व्याकरण सिखाएंगे। तो यही होती है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरी बात, व्याकरण अनुवाद विधि में बोलने को ज्यादा महत्व नहीं दिया, बोलने को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लिखने और पढ़ने को ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसको, लिखने और पढ़ने को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऑनलाइन वाले के अंदर ही, ठीक है। तो व्याकरण विधि के अंदर जैसे मान लीजिए इंग्लिश आपको सीखनी है, तो स्पोकन वाली नहीं, स्पोकन वाली से काम नहीं चलेगा, यानी बोलने वाली से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी समझ पता होनी चाहिए। तो इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि में लिखने और पढ़ने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था आपके सीटेट के ऑनलाइन पेपर में, ठीक है। तो व्याकरण अनुवाद विधि आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, ये होती है आपकी, ठीक है। उसके अलावा व्याकरण को महत्व बिल्कुल दिया जाता है, पहले व्याकरण ही पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, देखिए संप्रेषण कौशल आ गया। मैंने क्या कहा था, इस विधि में बोलने को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो जो संप्रेषण कौशल है, आपस में कम्युनिकेट करने का जो कौशल होता है, उसकी ज्यादा महत्व नहीं रहता इस विधि के अंदर, ठीक है। तो इसका संवर्धन नहीं किया जाता इसके अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है आंसर, और यहां पर क्वेश्चन भी नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग व्याकरण अनुवाद विधि को समझ गए होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपके एग्जाम में खूब आई थी।